इन्वेंट्री परचेज करते हैं। मे दैट बी ऑन कैश और क्रेडिट। तो हम उसको रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं? से एग्जाम्पल, हमें ट्रांजैक्शन देता that company purchased inventory of say 30,000 rupees on credit। इसकी हम एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते थे? डेबिट क्या करते थे, क्रेडिट क्या करते थे, कौन कौन से अकाउंट्स पे इसका इम्पैक्ट आएगा? अगर 30,000 रुपीज की हमने इन्वेंट्री क्रेडिट पे परचेज की है, हाउ वुड यू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन? जनरल लेजर में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? ओके, तो पहला आया है कि इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे, ठीक हो गया। हम क्या कर रहे हैं? डेबिट इन्वेंट्री। और क्रेडिट ट्रेड पेएबल्स। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। क्रेडिट हम करेंगे ट्रेड पेएबल्स। तो इन्वेंट्री क्योंकि हमारा एसेट है, वो इंक्रीज हुआ, और एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है। हमने इन्वेंट्री यानी एसेट को डेबिट किया। और ट्रेड पेएबल्स हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को हमने क्रेडिट किया, क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। अच्छा, अब जो ओरिजिनली जिन्होंने अकाउंट्स पढ़े हुए हैं, वो इस एंट्री को क्या पास करते हैं? वो इन्वेंट्री की जगह पे डायरेक्ट डेबिट करते हैं परचेजेस को, और क्रेडिट करेंगे सेम अकाउंट, दैट इज ट्रेड या अकाउंट्स पेएबल। तो जब मैं पहली वाली अप्रोच आपको बिफोर मिनट्स पढ़ाता आया, तो जो ऑलरेडी बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कॉमर्स पहले से पढ़ी हुई है, उनको बेसिकली ये बात थोड़ी इरिटेट कर रही होगी कि हम इन्वेंट्री को क्यों डेबिट कर रहे हैं। तो मैंने आपको वादे किया था कि क्योंकि इन्वेंट्री हमारा एसेट है। हमने रीसेल के लिए खरीदा है, अभी तो हमारे पास इन्वेंट्री आई है और वो हमारा एसेट है। जब तक ये सेल आउट नहीं होती, तब तक वो हमारा एसेट ही रहेगी। और कल को जब इन्वेंट्री बिकेगी, यानी इस एसेट को एक्सपेंस अब कब मानेंगे? इसको एक्सपेंस तब माना जाएगा जब ये इन्वेंट्री सेल हो जाएगी। तो we'll be charging this to cost of goods sold when sold। तो आज जब हमने इन्वेंट्री परचेज की है, तब हम उसको एसेट मान रहे हैं, और जब वो इन्वेंट्री सेल होगी, तब हम उसको एक्सपेंस मानेंगे। जबकि दूसरी ट्रांजैक्शन जिसमें हम उसको परचेजेस मान रहे हैं, परचेजेस की नेचर है एक्सपेंस। यानी हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंस मान रहे हैं।
अब इन दोनों में इश्यू क्या आ रहा है कि पहली ट्रांजैक्शन का तरीका ज्यादा बेहतर और सूटेबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमने इन्वेंट्री खरीदी है, हमें उसका बेनिफिट अभी मिला नहीं है। हमारे पास वो इन्वेंट्री मौजूद है, बेनिफिट हमें इसका तब हासिल होगा जब हम उसको बेच सकेंगे। सो फार क्योंकि हमने उसको अभी बेचा नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ खरीदा है, तो हम उसको अभी एक्सपेंस मान लें, ये लॉजिकली सूटेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं एज एन एसेट, और एक्सपेंसेस को हम तब मानते हैं जब वो इन्वेंट्री अपना बेनिफिट दे जाती है। लेकिन कंपनीज इसमें दो सिस्टम चला रही हैं। जो पहला सिस्टम है, इसको हम कहते हैं परपेचुअल या इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। परपेचुअल या कंटिन्यूअस सिस्टम में हम क्या करेंगे, हम हर बार इन्वेंट्री के आने पर उसको डेबिट करेंगे, और इन्वेंट्री के जाने पर, उसके सेल होने पर उसको क्रेडिट करेंगे। यानी परपेचुअल सिस्टम में क्या किया जाएगा, इन्वेंट्री का बाकायदा एक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। दिस विल बी डन फॉर परपेचुअल या कंटिन्यूअस सिस्टम। ऑल्टरनेटिवली जो दूसरा हम तरीका पढ़ रहे हैं, ये सिस्टम है पीरियोडिक या ईयर एंड सिस्टम। रमन, पीरियोडिक बोलते हैं जो सेकंड वाला है। पीरियोडिक सिस्टम में क्या किया जाएगा, पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री अकाउंट रखा जाएगा, लेकिन मेंटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अगर परपेचुअल सिस्टम है, तो उसमें जब हमने इन्वेंट्री अक्वायर की, तो पहले हमने उसको ट्रीट किया अपना एसेट, और क्रेडिट होना था पेएबल अगर हमने क्रेडिट पे खरीदा है तो, या कैश और बैंक अगर हमने कैश पे खरीदा है तो इन्वेंट्री को जब हमने खरीदा तब हमने उसको एसेट माना, और जब वो इन्वेंट्री सेल हो जाएगी तो हम उसको डेबिट करेंगे एज एन एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नाम रखेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और क्रेडिट कर देंगे इन्वेंट्री को। तो वी कैन ऑब्जर्व कि पहले इन्वेंट्री डेबिट हुई और बाद में वही इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो बाय द एंड डेबिट क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्रेडिट क्या हुआ, अकाउंट्स पेएबल। लेकिन दोनों की टाइमिंग में फर्क रहा। ये एंट्री हम कब करेंगे, जब हम इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, और ये हम ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब इन्वेंट्री सेल हो रही है। एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, हम इन्वेंट्री को खर्चा उस वक्त नहीं मान रहे जब इन्वेंट्री खरीदी जा रही है। ऑब्वियसली मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो आपने इन्वेंट्री खरीदी है, अभी तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, और जैसे ही आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, आप फौरन से इन्वेंट्री को क्रेडिट करके उसको खर्चा मान लेंगे।
ये एक तरीका है जिसको हमने कहा कंटिन्यूअस सिस्टम। जबकि दूसरी अप्रोच हम क्या चला रहे हैं, दूसरी अप्रोच हमारे पास क्या है कि हम इन्वेंट्री को खरीदते ही शो कर रहे हैं अपनी परचेजेस, यानी वी आर ट्रीटिंग दिस इज एज एन एक्सपेंस, और क्रेडिट कर रहे हैं, अगर क्रेडिट पे खरीदी है तो पेएबल, अगर पैसे दिए हैं तो कैश। यानी इसको हम इमीडिएटली एक्सपेंस मान रहे हैं। अब ये चीज लॉजिकली गलत है, क्योंकि अभी तो आपने इन्वेंट्री खरीदी है और अभी तक आपको इसका बेनिफिट मिला नहीं है। ऑब्वियसली इसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप ये इन्वेंट्री सेल करेंगे। अभी आपने सेल नहीं की है, आपको इन्वेंट्री का बेनिफिट नहीं मिला है, लेकिन ये हम करते हैं पीरियडिक में। इसमें क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास इन्वेंट्री है कितनी? तो उसके लिए सेट क्या किया जाता है, एट, जब हमारा साल खत्म होगा, जब क्लोजिंग का टाइम आएगा, क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री का रिकॉर्ड तो मौजूद है नहीं कि कितनी इन्वेंट्री खरीदी, कितनी बेची, कितनी नहीं बेची। तो हम क्या करेंगे, हम साल के आखिर में इन्वेंट्री काउंट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री अनसोल्ड रखी हुई है। तो इन्वेंट्री का मकसद क्या है, इन्वेंट्री का मकसद है सिंपली वो परचेजेस जो अभी तक बिकी नहीं है। ठीक है, वो परचेजेस जो अभी तक बिकी नहीं है, इन्वेंट्री उसको कहा जाएगा। इन्वेंट्री वो नहीं है जो खरीदा जाता है, इन्वेंट्री उसको कहा जाएगा जो बिकता नहीं है। स्टॉक टेकिंग में हम क्या करेंगे, मैंने वर्ड यूज किया स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का क्या मकसद है, दैट इज इन्वेंट्री काउंट। हम क्या करेंगे, जितना भी इन्वेंट्री काउंट में जितनी भी इन्वेंट्री हमारे स्टॉक काउंट में मिलती है इन स्टोर, दैट इज अनसोल्ड, यानी जो बिक नहीं पाई, तभी आपकी इन्वेंट्री स्टॉक में पड़ी है। इसको हम मानेंगे अपना क्लोजिंग स्टॉक। बिल्कुल दुरुस्त कहा रहमान आपने कि इसको हम क्लोजिंग स्टॉक करके मानेंगे। तो ये एक के लिए क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, अगले साल के लिए यही ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। यानी अब हम खर्चा कैसे कैलकुलेट करेंगे,
इस साल प्रॉफिट लॉस में जो खर्चा चार्ज किया जाता है उसको हम वैसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम कैसे सेल शो करेंगे, इसको टर्म को समझने की जरूरत है। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी वो गुड्स जो बिक गए उनकी कॉस्ट क्या है। ये और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल मैं देता हूं कि एक साल की शुरुआत में कंपनी के पास 24,000 यूनिट्स अवेलेबल थे। साल के दौरान हमने 3 लाख यूनिट्स मजीद खरीदे। ओके, एक कॉमन कैलकुलेशन की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि साल की बिगिनिंग में हमारी कंपनी के पास 24,000 यूनिट्स मौजूद थे। इस साल हमने 300,000 3 लाख यूनिट्स मजीद खरीदे, और जब साल खत्म होता है तो हमारे पास 38,000 यूनिट्स मौजूद है। मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। हम इसमें से कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमने इस साल कितने यूनिट्स बेचे। कैलकुलेशन करते हैं, आप अपना कॉमन सेंस चलाएं। जब साल शुरू होता है तब हमारे पास 24,000 यूनिट्स का स्टॉक मौजूद है जो कि हमने इस साल बेचने हैं, लेकिन हम 3 लाख यूनिट्स मजीद खरीद लेते हैं। तो 24,000 यूनिट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है एंड 300,000 यूनिट्स आप फर्दर खरीदते हैं। तो अगर 24 पहले से मौजूद है और 3 लाख मजीद खरीदे जाएं तो आपके पास स्टॉक कितना हो जाएगा, 3,24,000। लेकिन जब साल खत्म होता है तो उस टाइम पे हम जब गोडाउन में चेक करते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास 38,000 यूनिट्स अभी भी मौजूद हैं। तो इनमें से कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो कि इस साल हमने बेच दिए। ओके, हमजा और रहमान का आंसर आया है 286,000, 2,86,000। ओके नबिया, अब हम देखें कि हम कैलकुलेट किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है जय, 286,000। हम सेंस क्या यूज कर रहे हैं, पहला ओपनिंग स्टॉक हमारे पास मौजूद है 24,000 यूनिट्स, यानी ये भी हमने इस साल बेचने हैं, प्लस परचेजेस। हमने मजीद कितने खरीदे,
300,000, यानी अब हमारे पास 324,000 यूनिट्स, 3,24,000 यूनिट्स मौजूद है जिनको हम सेल कर सकते हैं। लेकिन पता चलता है कि साल के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक में मेरे पास मौजूद है 38,000 यूनिट्स। हमने इस साल सेल कर दिए हैं। ये तो मैंने बात की यूनिट्स में, लेकिन यहां पे हमारा टारगेट क्या है? कॉस्ट। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने रुपयों की यूनिट हमने बेचे हैं, अब हम पैसों की बात करते हैं डायरेक्टली। अज्यूम 1 जुलाई 2019 पे हमारी कंपनी के पास 236,000 रुपीज का स्टॉक मौजूद था। हमारा साल खत्म होता है जून 2020 में, और इस साल के दौरान हमने 16 लाख रुपए की इन्वेंट्री बाय किया, खरीदी है। और 30 जून 2020 पे जब हम स्टॉक टेकिंग करते हैं, कंपनी के पास 3,10,000 रुपए की इन्वेंट्री है, मौजूद है। और इस साल हमने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है वो 18,60,000 का है, 1,860,000 का है। तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने कितना किया, उसके लिए हम एक तो देख रहे हैं रेवेन्यू हमने कितना कमाया। रेवेन्यू का मकसद है
दिस इज द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड। जो यूनिट्स आपने बेचे हैं, जो यूनिट्स आपने बेचे हैं, उसकी प्राइस आपने क्या चार्ज किया है? व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट? ऑब्वियस कि प्राइस में हमारा प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है एंड कॉस्ट में हमारी कॉस्ट है विच इज एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट। तो हमने रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड किया है? 18,60,000। दिस इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी वो गुड्स जो आपने बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या थी। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या होगा? सबसे पहले हम रखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। साल के बिगिनिंग में आपके पास कितना स्टॉक पड़ा था? $236,000 का। इसकी पेमेंट तो बेशक पिछले साल कर दी गई होगी, खरीदा तो उसको पिछले साल गया होगा, लेकिन क्योंकि ये पिछले साल बिके नहीं थे तो हम उसको पिछले साल का खर्चा नहीं मान सकते। प्लस हमने किया परचेजेस, हमने इस साल कितने खरीदी है? हमने इस साल इन्वेंट्री खरीदी है 16 लाख रुपए की। तो एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस साल में इन्वेंट्री खरीदी जाए उस ही साल में उसको एक्सपेंस मान लिया जाए, ऐसा तो करना ठीक नहीं है। बिकॉज मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिसका बेनिफिट मिले उसी को खर्चा मानना। तो 236 खरीदे गए थे पिछले साल, लेकिन उसको पिछले साल एक्सपेंस मान लेना मुनासिब ना था। हाँ, अगर ये पिछले साल बिक जाते थे तो हम इसको खर्चा मान सकते थे। 16 लाख की इन्वेंट्री हमने इस साल खरीदी है, इसको पूरा का पूरा इस साल एक्सपेंस मान लेना जस्टिफाइबल नहीं है। हाँ, अगर ये पूरी की पूरी इन्वेंट्री इस साल बिक जाती थी तो आप इसको खर्चा मानते, किसी को कोई एतराज ना होता। लेकिन आपके पास रिकॉर्ड्स कह रहे हैं कि कुछ इन्वेंट्री अनसोल्ड है। कितनी इन्वेंट्री अनसोल्ड है? 3,10,000। जो गालिबन खरीदी तो इस साल गई होगी, लेकिन क्योंकि इस साल ये बिक ना सकी तो हम इसको इस साल अपना एक्सपेंस नहीं मान सकते। ये हम पूरी की पूरी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की। तो व्हाट मैचिंग कॉन्सेप्ट इंश्योर्स कि जिस टाइम पीरियड में बेनिफिट आए उस ही टाइम पीरियड में उसको एक्सपेंस मानना चाहिए। सो कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड। ठीक है, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड। तो आप लोगों ने मुझे आंसर जो दिया है दैट इज 15,26,000। प्लीज वेरीफाई 236 प्लस 1600 माइनस 310, 15,26,000। तो वो गुड्स जो हमने 15,26,000 के खरीदे थे वो हमने 18,60,000 रुपए के बेच दिए हैं। इस साल हमें 334,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें।
ओके, तो हम इस सिस्टम के तहत क्या करेंगे, और मोस्ट कॉमनली जब भी अकाउंटिंग में सिस्टम वाजे नहीं किया जाएगा, तो ये चीज आप याद रखेंगे दैट पीरियोडिक सिस्टम इज अज्यूम्ड बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मकसद कि अगर क्वेश्चन के अंदर सिस्टम मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम कौन सा करेंगे, पीरियोडिक सिस्टम, जिसके अंदर इन्वेंट्री को हम ट्रीट करेंगे एज एन एक्सपेंस व्हेन परचेज्ड। इन्वेंट्री को उस ही टाइम अपना एक्सपेंस मान लेंगे जब उसको खरीदा जाएगा। रहमान दुरुस्त है, एक में हम कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करेंगे, एक में हम कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट नहीं करेंगे। और जो भी स्टॉक अनसोल्ड होगा उसको हम एसेट मानेंगे। तो एसेट किसको मानेंगे, सिर्फ उसको जो अनसोल्ड है, जो बिक ना सका सिर्फ उसको एसेट माना जाएगा, जो खरीदा जाएगा उसको एसेट नहीं माना जाएगा। तो मोस्ट कॉमनली यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। अब ना पहले वाला गलत है ना ये वाला गलत है, दोनों मैचिंग कॉन्सेप्ट को इंश्योर कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, मुझे एक चीज रिमाइंड करिएगा कि क्या हमने सेल्स टैक्स वाला पार्ट कवर किया था। आई रिमेम्बर हमने सेल्स टैक्स वाला पार्ट कवर नहीं किया, हमने सिर्फ डिस्काउंट्स वाला एरिया पढ़ लिया था कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे ट्रीट किया जाता है। सेल्स टैक्स की तरफ हम आए थे या नहीं आए थे? रहमान से हमने पढ़ लिया था। यस, जीएसटी बिल्कुल रहमान, जीएसटी हमने पढ़ लिया था। ओके, ठीक है। और डिस्काउंट्स भी हमने कर लिए थे, हाँ, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ठीक हो गया। फिर तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। एक चीज तो हमें याद है, ये अच्छी तरीके से हम समझते हैं
कि हम फॉलो करते हैं अक्रूल्स प्रिंसिपल, यानी कि हमने अगर कोई पेमेंट की है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेंस हो। और कोई रिसिप्ट हो, अगर पैसे हमें मिलते हैं तो वो हमारी इनकम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कैश आउटफ्लो, किसी चीज की पेमेंट करना, इज नॉट एन एक्सपेंस। एक्सपेंस हम किसको मानेंगे? सिर्फ उस पेमेंट को जिसके हम बेनिफिट्स ले चुके हैं। इसको हम कहते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। सिमिलरली, अगर हमें कोई रिसिप्ट हुई है, यानी कलेक्शन हुई है, या पैसे मिले हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए इनकम हो। हम इनकम सिर्फ उसको मानेंगे जिसके बेनिफिट्स हम ट्रांसफर कर चुके हैं। तो यहां तक ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट था। अब हम अक्रूवल अकाउंट की तरफ आ रहे हैं। हम वर्ड यूज कर रहे हैं अक्रूड एक्सपेंस का। बाद में इस बात की कि अगर हम किसी चीज की पेमेंट कर चुके हैं, अगर हम सप्लायर को पैसे दे चुके हैं, अगर हम स्टाफ को तनख्वाह दे चुके हैं, अगर हम रेंट पे कर चुके हैं, अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट पे कर चुके हैं, जरूरी नहीं है कि हमने पैसे दिए मतलब हमारा खर्चा हो गया। तो मिसाल, अगर मैं दिसंबर के फर्स्ट डेट पे 3 महीने का रेंट, दैट्स फॉर दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुअरी, वर्थ 90,000 रुपीज दे देता हूं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट दिसंबर पे 90,000 रुपीज का रेंट देता हूं, चेंजिंग द सिचुएशन, लेट्स से फॉर 3 months, कवरिंग नवंबर टू जनवरी। तो मैंने जो किराया दिया है 90,000, वो 3 महीने का है। अगर 3 महीने का किराया 90,000 होगा तो हर महीने का कितना होगा?
करेक्ट। हर महीने का होगा 30,000। क्योंकि मैंने 90,000 दे दिए हैं, क्या इसका ये मकसद है कि मेरा 90,000 रुपए का खर्चा हो गया? तो शुड आई डेबिट दिस रेंट ऑफ 90,000 रुपीज एज एन एक्सपेंस? आप कह रहे हैं नहीं। तो कितना खर्चा मानो? खर्चा मानो भी कि नहीं मानो? 1 दिसंबर पे खर्चा कितना मानो? 1 दिसंबर पे जुबैर। हमजा आप कह रहे हैं 90,000 को खर्चा मान लो क्योंकि मैंने 90,000 दे दिए हैं। देखें, नवंबर, अभी आप कहां पे खड़े? आप खड़े 1 दिसंबर पे। तो अगर आप दिसंबर पे खड़े हैं तो इसका मकसद नवंबर गुजर चुका है। नवंबर क्योंकि गुजर चुका है, तो इसकी पेमेंट को हम एक्सपेंस मान सकते हैं। दिसंबर की बिगिनिंग में हम खड़े हैं, तो यानी दिसंबर का किराया आपने एडवांस में दिया हुआ है और जनवरी भी अभी आना बाकी है, तो हमने 2 महीने का किराया एडवांस में दिया हुआ है। हम जो जो महीना एक्सपायर करते जाएंगे उसको हम मानेंगे खर्चा, और जो जो अभी एक्सपायर नहीं हुआ और पेमेंट कर दिया वो प्रीपेड हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं अक्रूवल कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पैसा दे देना, इसका मकसद ये नहीं है कि खर्चा हो गया। पैसे मिल जाना, इसका मकसद ये नहीं है कि कमा लिए। हम पूरा का पूरा डिपेंड करते हैं बेनिफिट्स पे, कि अगर आप किसी पीरियड का बेनिफिट ले चुके हैं तो उस पीरियड में खर्चा मान लिया जाएगा। पेमेंट आपने की है या नहीं की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉन्सेप्ट है अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस का मकसद है कि किसी भी सर्विस के बेनिफिट्स हम एंजॉय कर चुके हैं, लेकिन हमने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है। क्योंकि आपने पेमेंट नहीं की है तो मैं इसको खर्चा ना मानूं, क्या इस बात से आप मुत्तफिक हो सकते हैं कि अगर किसी महीने का बेनिफिट तो मैं ले चुका हूं लेकिन मैंने पेमेंट नहीं की है, तो मैं उस महीने में खर्चा ना मानूं जिस महीने का वो फायदा है, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं की, और उसको मैं खर्चा उस महीने में मानूं जिस महीने में मैंने पेमेंट की है। तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो जाएगा।
तो कॉन्सेप्चुअली हम क्या करेंगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे इन द टाइम पीरियड ऑफ बेनिफिट, ना कि पेमेंट्स का। तो वर्ड हमने यूज किया अक्रूअल एक्सपेंस। इसको हम अगर सादा जुबान में कहें तो हम उसको कहेंगे एक्सपेंस पेएबल। ठीक है, कि अगर हमने कोई बेनिफिट्स एंजॉय कर लिए हैं लेकिन हमने उनकी पेमेंट नहीं की है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पेमेंट का खर्चे से ताल्लुक नहीं है, खर्चा उस ही टाइम पीरियड में शो किया जाएगा जिस टाइम पीरियड में बेनिफिट लिया जाएगा। तो अगर आपने बेनिफिट ले लिया है लेकिन पेमेंट नहीं की है तो हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल है कि 30 जून 2020 पे अगले 30 जून 2020 में हमारे पास 45,000 रुपए की बिजली का बिल आया है और वो गुजरे हुए महीने का बिजली का बिल है, लेकिन हम उसको पे करेंगे जुलाई में। अगर बिजली का बिल है 45,000 रुपए का जो गुजरे हुए महीने का है, लेकिन हम उसको पे करेंगे जुलाई में, तो आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसको खर्चा कौन से महीने में मानना चाहिए? खर्चा है जुलाई के जून के महीने का, लेकिन पेमेंट जुलाई में की जाए। तो कॉन्सेप्चुअली हम इसको खर्चा कौन से महीने में मानेंगे? जिस महीने में आपने सर्विसेज ली हैं या जिस महीने में आप पेमेंट करेंगे? ओके, तो आपका मानना है कि जून के महीने में इसको खर्चा मानना चाहिए, क्योंकि
बात हम ये कर रहे हैं कि खर्चा वो महीना मानेगा जिस महीने ने फायदा लिया है, ना कि जो महीना पे करेगा। लेकिन हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? लेट्स अज्यूम मैं जून के आखिर में एंट्री करना चाहता हूं, तो आज मैं डेबिट कर दूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। कितना रिकॉर्ड करूंगा? बिल कितना है? 45,000 रुपीज का। पैसे तो मैंने दिए नहीं, तो क्रेडिट हम क्या करेंगे? अगर पैसे देता तो कैश या बैंक क्रेडिट करते, लेकिन पेमेंट तो मैंने की नहीं है। हमने क्रेडिट करना है अक्रूड एक्सपेंस। तो व्हाट इज नेचर ऑफ दिस अक्रूड एक्सपेंस? Accrued expense is a liability. Correct. This is a liability. अब जब हम पेमेंट करने जाएंगे, 15 जुलाई पे जब आप पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? क्योंकि अब हम कॉन्सेप्ट में ये डिस्कस किया कि कभी भी अगर पेमेंट और बेनिफिट की टाइमिंग्स में फर्क हो, बेनिफिट पहले ले लें और पेमेंट बाद में करें, तो खर्चा वो टाइम मानेगा जिस टाइम ने फायदा लिया है, ना कि वो टाइम जो पेमेंट कर रहा है। तो अगर बिजली का बिल जुलाई के महीने का है, इनफैक्ट सॉरी जून के महीने का है, तो खर्चा जून ही शो करेगा। पेमेंट बेशक जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में हो, तो पेमेंट वाले महीने से कंसर्न नहीं। अब जब हम जुलाई में पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश, जो कि हमारा एसेट है, वो रिड्यूस हो जाएगा। पेमेंट कितनी करेंगे? 45,000। तो हमारा कैश या बैंक तो क्रेडिट हो जाएगा, जो कि हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है। डेबिट क्या होगा? वैसे तो एक्सपेंस डेबिट होता, लेकिन एक्सपेंस को तो हम जून में ही डेबिट कर चुके। रहमान, इसमें इनकम कैसे बन सकती है? पहले अगर खर्चा माना, बाद में अगर इनकम माना, तो आपने खर्चा ही ना माना। अगर एक महीने में आप खर्चा माने, दूसरे महीने में इनकम मान ले, तो आपने खर्चा तो माना ही नहीं अपने बिजली के बिल को। तो जब हमने बिजली का बेनिफिट लिया था, तब हमने खर्चा मान लिया और क्रेडिट कर दी लायबिलिटी। अब 45,000 रुपए देकर आप क्या करना चाह रहे हो? करेक्ट, अक्रूड एक्सपेंस डेबिट। होगा क्या कि हमारी लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी। तो हमने कैश या बैंक को अगर क्रेडिट किया, हम डेबिट करेंगे अक्रूड एक्सपेंस को। कितना अक्रूड एक्सपेंस है? 45,000। तो हम ये देख सकते हैं कि हमने अक्रूड एक्सपेंस को क्रेडिट किया और यहाँ पे अक्रूड एक्सपेंस को वापस डेबिट कर दिया। ये सिर्फ एक वक्त था
कि जब हमने फायदा ले लिया था, पैसे नहीं दिए थे, तो हमने लायबिलिटी मान ली वक्ती तौर पे, और जैसे ही हमने पेमेंट कर दी तो हमने लायबिलिटी को खत्म कर दिया। अगर कि आप फौरन बिजली का बिल अदा कर देते, जून के आखिर में ही बिजली का बिल अदा कर देते, तो लायबिलिटी को बीच में जहमत करने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम्पल है कि एक कंपनी का ईयर एंड है, June 30, 2020। कंपनी ने एक रेंट एग्रीमेंट साइन किया say on 1st April 2019। ध्यान देना, हमने 1 अप्रैल 2019 पे एक रेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत सालाना किराया होगा 2,40,000 रुपए, और उसकी पेमेंट की जाएगी बाय एनुअली। मैंने वर्ड यूज किया है that payment will be made in arrears। क्या आप में से कोई बता सकता है एरियर्स का मकसद क्या होगा? Any idea what does arrears mean? रहमान से 6 month बाद। देखें, एरियर्स का मकसद समझ लें, पोस्ट यानी बाद में, कि मैं 6 महीने के बाद पिछले 6 महीने की पेमेंट करूंगा। ठीक है, एरियर्स का मकसद है पोस्ट। इसके अगेंस्ट दूसरा लफ्ज आता है एडवांस। एडवांस का मकसद होता है प्री यानी पहले। अगर मैंने 1 अप्रैल में रेंट एग्रीमेंट साइन किया है, तो मैं पहली पेमेंट कब और कितनी करूंगा? आप बताएंगे कि अगर मैंने 1 अप्रैल 2019 पे रेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत मैं हर 6 महीने के बाद किराया दिया करूंगा, तो पहली पेमेंट कब और कितनी होगी?
So I've got answers from two students, Zubair and Rahman. They are telling me कि हम सितंबर में पेमेंट करेंगे 1,20,000 रुपए की. बाकियों का क्या ख्याल है? पहली पेमेंट कब होगी और कितनी होगी? तो हमारा शेड्यूल क्या होगा? पहली पेमेंट होगी सितंबर में और कितनी? वो 6 महीने की होगी, 1,20,000. दूसरी पेमेंट कब और कितनी होगी? मार्च में. ओके. पहली पेमेंट होगी 30 सितंबर पे और दूसरी पेमेंट होगी 31 मार्च पे. जी रहमान, बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार, और वो भी होगी 1,20,000. जो सितंबर 2019 में जो सितंबर 2019 में हम 1,20,000 रुपए पे करेंगे, वो कौन से टाइम पीरियड की होगी? जो 30 सितंबर 2019 में आप 1,20,000 रुपए दे रहे हैं, ये कौन से महीनों का किराया है? कौन से 6 महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. अप्रैल, सितंबर. और जो 31 मार्च पे आप पेमेंट कर रहे हैं 1,20,000, ये कौन से 6 महीने की है? अक्टूबर 2019 से लेकर सितंबर, रहमान उसमें कवर हो गया पहले 6 महीने में. सितंबर का महीना पहले कवर हो गया, तो अब हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने. अच्छा, अब ये एग्रीमेंट के तहत हमारा ये तय पाया है कि ये किराया हर साल 10% से इंक्रीज करेगा. तो इस साल अगर आपका रेंट 2,40,000 रुपए था, तो अगले साल के लिए कितना होगा? अगर इस साल, यस ओके, एक आंसर आ गया. अगर हमारा किराया इस साल 240,000 रुपीज था, तो नेक्स्ट ईयर हमारा रेंट कितना होगा? तो फर्स्ट टेन्योर हमारा चला गया 2,40,000 पे,
और अगला टेन्योर हमारा आएगा 10% इजाफे के साथ 2,64,000 पे, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम अगला किराया कब और कितना पे करेंगे? मार्च 2020 के बाद अगला किराया कब और कितना होगा? ये सितंबर पे, और जय कह रहा है कि ये होगा 1,32,000 का। और उससे भी अगला किराया कितना होगा और कब पे होगा? 31 मार्च 21 पे, और ये भी होगा 1,32,000 का। तो पहला वाला कवर कर रहा है अप्रैल 20 से सितंबर 20, और नेक्स्ट वाला अक्टूबर 20 से मार्च 21। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम पहले ही जानना चाह रहे हैं कि अगर हमारा ईयर एंड 30 जून 2020 है, ठीक है, हमारा ईयर एंड 30 जून 2020 है, तो इस साल में हमारा रेंट एक्सपेंस कितना होगा? 30 जून 2020 में पूरे साल का रेंट एक्सपेंस कितना होगा? देंगे हमारा जून 2020 हो रहा है, 1,80,000 पूरे साल का है। हमजा, इट्स नॉट जुलाई, 30 जुलाई। डू यू मीन 30 जून 2020? 1,50,000 जो आपने बताया, ये 30 जून 2020 है या 30 जुलाई 2020 है? I believe कि इसका भी okay. हमारा ईयर एंड क्या है? जून होगा, तो वो स्टार्ट कहां से हुआ होगा? अगर एक साल 30 जून 2020 पे खत्म हो रहा है, तो वो शुरू कहां से होगा? यस रहमान, कौन से जुलाई से? स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई 2019,
तो 30th जून 2020। वॉइस का अगर किसी और को ट्रबल हो तो काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अगर किसी और को भी वॉइस में लैगिंग आ रही है तो। ओके, सो हम ये बात करें कि अगर हमारा साल 30 जून 2020 पे खत्म हो रहा है तो 1 year डेफिनेटली कवर्स 12 months। तो 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 ध्यान देना। जो ये पहले वाले 1,20,000 है, ये है अप्रैल 2019 के, मई 2019 के, जून 2019 के, देन जुलाई, अगस्त और सितंबर। थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। अप्रैल 2019, मई 2019 और जून 2019, क्या ये मेरे टाइम पीरियड को कवर कर रहे हैं? मेरा आपका टाइम पीरियड क्या है? तो पहले 1,20,000 में से अप्रैल, मई और जून मेरा नहीं है। थोड़ा ध्यान देना। ये 1,20,000 कितने महीनों का किराया है? ये 6 मंथ्स का है। इस 6 महीने में अप्रैल 2019 मेरा नहीं, मई 2019 मेरा नहीं, जून 2019 मेरा। तो मैं इसमें से उठाऊंगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। ध्यान रखना, इस 1,20,000 जो पहले 6 महीने का किराया है, उसमें अप्रैल 19 मेरे पीरियड में कवर नहीं हो रहा, मई 19 मेरे टाइम पीरियड में कवर नहीं हो रहा और जून 2019 भी मेरे पीरियड में कवर नहीं हो रहा। ओके, सो 1,20,000 जो पहले 6 महीने का किराया है, दिस इज कवरिंग फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। तो मेरा जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो 1 जुलाई 2019 से है। उसमें अप्रैल 2019 में मैं नहीं था, मई 2019 में मैं नहीं था, जून 2019 में मैं नहीं था। मैं आया हूं पहले जुलाई से। तो 6 महीने का किराया है 1,20,000। इसमें से मेरे जिम्मे में कितना आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने। तो 3 महीने आउट ऑफ 6 महीने मेरे हिस्से में आएंगे। तो 3 महीने का किराया बन गया 60,000। फिर अगला पीरियड है अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020। ठीक है, अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020। क्या ये 6 महीने मेरे दौरे हुकूमत में कवर हो रहे हैं? क्या मेरे 12 महीने में कवर हो रहे हैं? यस। तो हमने उठाया यहां से अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020। ये 6 के 6 महीने मेरे दौरे हुकूमत के हैं। तो ये पूरा 1,20,000 का खर्चा। फिर आते हैं नेक्स्ट 1,32,000 रुपए पे। 1,32,000 कवर कर रहा है अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020। क्या अप्रैल 2020 मेरा है? मैं खत्म कहां पे हो रहा हूं?
30 जून 2020 पे। तो क्या अप्रैल मेरा है? जी। मई 2020 मेरा है? जी। जून 2020 मेरा है? जी। जुलाई 2020 मेरा है? नहीं, क्योंकि मैं कहाँ पे खत्म हुआ? जून 2020 पे। तो मैं इसमें से फिर 3 महीने उठाऊंगा, कौन-कौन से? अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 तक। किराया कितना है इन 6 महीने का? 1,32,000। इसमें से मैं कितने महीने का उठाऊंगा? 3 महीने का। तो कितना किराया बनेगा ये? $66,000। अब आप देख सकते हैं ये जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 के 12 महीने का किराया है। ये बन रहा है 2,46,000, 2,46,000। इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा एक्सपेंस। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर, अदरवाइज ये टॉपिक मजीद कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ओके मोहम्मद, देखिए हमारे जो टाइम पीरियड में डिफरेंसेस है वो कुछ जो है कि जो हमारा रेंटल पीरियड है वो है अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20, फिर अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का। मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं? मैं कुछ यहां से ले रहा हूं और कुछ यहां से। मुझे टाइम पीरियड क्या चाहिए? मुझे टाइम पीरियड चाहिए 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक। अब ये पीरियड वो कैसे टूटे हुए हैं? ये पीरियड मजीद टूटे हुए हैं अप्रैल 19 से सितंबर 19 प्लस अक्टूबर 19 से मार्च 20। फिर इस तरफ आते हैं अप्रैल 20 से सितंबर 20 प्लस अक्टूबर 20 से मार्च 21। अब पहले जो 6 महीने हैं अप्रैल से सितंबर, मेरा टाइम है जुलाई 19 से लेकर। तो अप्रैल 2019 में मैं नहीं था, मई 2019 में मैं नहीं था, जून 2019 में मैं नहीं था। तो मैंने यहां से पकड़ा जुलाई 2019 से सितंबर 2019, ये हो गए 3 महीने। फिर अक्टूबर 19 से मार्च 19 पूरा मैं था, ये हो गए 6 महीने। तो 12 महीने में से ये हो गए 9 महीने।
फिर हम आते हैं, इसके भी आधे में मैं रुक गया क्योंकि मैं सितंबर तक आपके साथ नहीं चला, तो प्लस ये आ गया अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020 तक, ये हो गया 3 महीने, टोटल हो गए 12 महीने। जी आ गया ना रेंट। देखें मोहम्मद, मैंने जो 3 महीने लिए हैं आउट ऑफ 6 महीने, वो 1,32,000 रुपए से लिए हैं। पहले देखिए 6 महीने का किराया क्या था, 1,20,000 था, और बाद के 6 महीने का किराया 1,32,000 है। ये 10% इंक्रीज है। सही है, समझ रहे हैं बात? ये 10% इंक्रीज है ऑलरेडी। तो इस वजह से मैंने जो बाद में लिया है वो 66,000 लिया है। आप देख सकते हैं पहले 6 महीने 3 महीने का किराया 60,000 बन रहा था, आखिर के 3 महीने का किराया 66,000 रुपीज बन रहा है। इसमें 10% का इंक्रीमेंट है जो कि पहले से ही शामिल कर चुका हूं मैं। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें। हाउ कम 1,26,000 मोहम्मद? 1,20,000 का रेंट था, उस पे अगर हम 10% इंक्रीज करेंगे तो 1,32,000 नहीं हो जाएगा? 1,26,000 की फिगर कैसे आएगी? बिकॉज 6 6 महीने में किराया तो नहीं बढ़ रहा ना, हमारा किराया तो साल साल में बढ़ रहा है। तो पहले किराया 2,40,000 है, बाद में वो 2,64,000 हो जाएगा। 1,26,000 की तो कोई फिगर नहीं बनेगी। ओके 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 ओके, ठीक है। तो आपके जो टेन्योर है, आप कह रहे हैं कि मैंने मिस्टेकली क्या किया था कि हमने जनवरी टू मार्च में इंक्रीमेंट लगा दिया था, उसमें नहीं लगेगा। हमारा जो रेंट एग्रीमेंट है वो अप्रैल टू मार्च है, तो इंक्रीमेंट अप्रैल टू मार्च में ही लगेगा, हमारे टाइम के हिसाब से इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। ओके, और एक और एग्जांपल की तरफ आता है। फॉर इंटरनेट सर्विसेज वी आर बीइंग बिल्ड रैंडमली, लेकिन जब भी बिल आता है ठीक उसके 15 डेज लेटर हम उसको पेमेंट करते हैं। ओके, हमारा इस क्वेश्चन में ईयर एंड क्या रहा है? इट्स 30th सितंबर 2020। हमें इस दौरानिए में एक बिल मिला है 75,000 रुपीज का, दैट इज फॉर 30th नवंबर 2019, और ये टाइम पीरियड कवर कर रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने कवर कर रहा है। फिर हमें मार्च में मिला है, फिर हमें जून में बिल मिला है, और फिर हमें अक्टूबर में बिल मिला है। आपने मुझे ये बताना है कि 30th सितंबर 2020 में जो मेरा साल खत्म होगा, इन 12 महीने के अंदर मैं कितना ब्रॉडबैंड एक्सपेंस चार्ज करूंगा? ठीक है, आप कैलकुलेशंस करें, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 30th सितंबर 2020 में जो मेरा ईयर एंड होगा, उसमें मैं अपना ब्रॉडबैंड एक्सपेंस कितना चार्ज करूंगा? कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लें, अदरवाइज आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो पहला हमारा बिलिंग पीरियड था सितंबर से लेकर नवंबर, और हम कवर कर रहे हैं अक्टूबर से लेकर 19 से लेकर सितंबर 2020।
20 तक। तो इसमें से हमने सितंबर को एक्सक्लूड किया। और आखिरी वाले में से हमने अक्टूबर को एक्सक्लूड किया। तो भाई आप कह रहे जो हमारे ईयर ट्रांजैक्शन आ रही है वो नहीं उठाएंगे, ऐसा? ये हमारे ईयर की ट्रांजैक्शन है ना, वो ही उठाएंगे शायद, आपको कुछ टाइप हो गया, वो ही उठाएंगे। जी 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 बिल्कुल। सिर्फ देखिए, जिन 12 महीने का फायदा आपने लिया है, ट्रांजैक्शन तो फायदा लेना भी है, ट्रांजैक्शन तो पैसे देना भी है। तो मैं अगर ट्रांजैक्शन पे फोकस करूंगा तो हम कंफ्यूज होंगे। पेमेंट तो मैंने पूरी की पूरी की है ना, और आखिर के 88,000 तो मैंने पे ही नहीं किए। अब देखिए, थोड़ा और एक्टिव रहना है। ध्यान दीजिएगा, मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2019 से। कहीं ऐसा तो नहीं कि 30 सितंबर 2019 तक आप कुछ सर्विसेज लेके बैठे हैं लेकिन पैसे नहीं दिए? तो जो हमारा ऊपर 75,000 रुपए का अमाउंट है, ये कौन कौन से महीने का बिल है? ये सितंबर का है, अक्टूबर का है और नवंबर का है। तो इसमें से सितंबर की सर्विसेज आपने सितंबर में ली हुई हैं, लेकिन इसकी पेमेंट जा रही है 15 दिसंबर पे। कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। पहला जो हमारा 75,000 रुपए का मुझे बिल मौसूल हो रहा है इंटरनेट का, दैट्स कवरिंग सितंबर 19, अक्टूबर 19, नवंबर 19। मैंने तो आपसे 1 अक्टूबर पे हुकूमत ली है, यानी मुझसे पहले भी आप 1 महीने की सर्विसेज ले चुके हैं और पेमेंट मेरे गले में फंसा दी। दैट मीन्स 1 अक्टूबर 2019 पे मेरे ऊपर पहले से ही लायबिलिटी मौजूद होगी। 1 अक्टूबर 2019 पे मैं पहले से ही कितने रुपयों का मकरूज हूं? 75,000 अगर 3 महीने के पैसे हैं तो हर महीने के कितने बने? 25,000। सितंबर की इंटरनेट सर्विसेज आपने एंजॉय की, बिल भर रहा हूं मैं। पैसे का मसला नहीं है, वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन खर्चा किसको मानना चाहिए? सितंबर वाले साल को या मेरे 2020 वाले साल को? तो 25,000 रुपए की लायबिलिटी आपके ऊपर पहले से ही मौजूद थी। फिर इस साल 30 सितंबर 2020 में आपने 3,16,000 रुपए की मजीद इंटरनेट सर्विसेज ली।
ठीक है, इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जब मैंने ज्वाइन किया 1 अक्टूबर 2019 पे, तो सितंबर के महीने की सर्विसेज जो पिछला साल एंजॉय कर चुका था, वो मुझे आंख खोलते ही कर्जे की सूरत में मिला। मैंने जैसे ही साल स्टार्ट किया तो पता चला कि 25,000 रुपए का पहले से ही कर्जा है। अब क्या होता है कि मैं मजीद 3,16,000 रुपए की सर्विसेज लेता हूं और माइनस करते हैं कैश पेड ड्यूरिंग ईयर। ध्यान दीजिएगा, 75,000 रुपए जो पहला पहला बिल है, ये पे कब होगा? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। पहला जो बिल है 75,000 रुपए का बिल मिला है नवंबर में, पेमेंट कब होगी? 15 दिसंबर 2019। बिल्कुल दुरुस्त है नबिहा एंड जवेरिया। यानी ये 75,000 रुपए की पेमेंट मैं करूंगा। दूसरा बिल है 1,44,000 रुपीज का। 1,44,000 का बिल कब पे होगा? 15 अप्रैल पे। जय, बिल्कुल ठीक, 15 अप्रैल पे, 15 अप्रैल 2020। यानी ये पेमेंट भी मैं ही करूंगा, सितंबर 2020। ठीक है, 1,44,000 ये देने हैं। अगला बिल है 56,000 का। ये 56,000 का बिल कब जमा होगा? 15 जुलाई। बेहतरीन, ये भी मैं पे करूंगा। उससे अगला बिल है 88,000 का। ये कब पे होगा? 15 नवंबर। नबिया कह रही है 15 नवंबर। 88,000 रुपीज का बिल कब जमा होगा? ठीक है, 15 नवंबर। क्या 15 नवंबर तक मैं रहूंगा? रहमान, बिल आपको मिलेगा 31 अक्टूबर पे। हाउ कम आप सितंबर में पे कर देंगे? अब ये पे होगा नवंबर पे। हम तो भाग जाएंगे भाई। तो होगा क्या कि हम सिर्फ ये 3 पेमेंट्स करेंगे। यानी मेरा जो साल है 30 सितंबर 2020 का, वो ये 3 पेमेंट्स करेगा। टोटल ऑफ पेमेंट्स कितना बन रहा है? 2,75,000।
25,000 रुपए की लायबिलिटी मुझे विरसे में मिलेगी। 3,16,000 रुपए इस लायबिलिटी में मैं इजाफा करूंगा। 75,000 सॉरी 2,75,000 रुपए की लायबिलिटी में पे करके जाऊंगा। तो जाते हुए लायबिलिटी छोड़ के कितनी जाऊंगा? कितना है? रहमान कह रहा है 66, जुबैर कह रहा है 66, जय कह रहा है 41, जवेरा कह रही है 21। अलग अलग आंसर्स है। 25,000 की लायबिलिटी पहले से ही है, 3,16,000 की मजीद चढ़ाई और 2,75,000 की पे कर दी। मेरे हिसाब से भी आंसर 66,000। ये वो अमाउंट है 66,000 का जिसके बेनिफिट्स तो मैं लेके भाग रहा हूं, लेकिन पेमेंट आएगी अगले साल के गले में। अच्छा, अब ऊपर वाले क्वेश्चन को भी एक नजर देख लेते हैं वापस। अक्रूड रेंट यानी रेंट पेएबल यानी अनपेड रेंट। इस केस में मेरा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। तो मैंने यहां पर दिया 1 जुलाई 2019 ब्रॉट डाउन। इस केस में आप मुझे बताएं कि जब मैं 1 जुलाई पे अकाउंट्स बनाऊंगा तो कहीं कुछ अमाउंट ऑफ रेंट ऐसा तो नहीं होगा जो मुझसे पहले वाले महीने एंजॉय कर चुके होंगे और पैसे ना दे के गए हों। क्या 1 जुलाई 2019 पे कोई रेंट पेएबल होगा जिसकी सर्विसेज मुझसे पहले वाले साल ले गए हों और पैसे ना दे गए हों? होगा, क्योंकि आपने रेंट एग्रीमेंट कब साइन किया है? अप्रैल में। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने आपसे पहले फायदा लेके गए हैं, पैसे नहीं दे के गए। और पहले 3 महीने का किराया कितना है? 7,000। इसका मकसद मेरे आंख खोलते ही 60,000 रुपए का कर्जा तो मेरे ऊपर पहले से ही मौजूद है। फिर आपने भी घट नहीं की है, हमने भी मजे लिए हैं। हमने क्या किया है? हमारा इस साल का रेंट कितना है? हमने ये कैलकुलेट किया था 2,46,000। सही। तो पहले ही कंपनी के ऊपर 60,000 रुपए का कर्जा था।
कि 2,46,000 के पोजीशन हमने भी एंजॉय कर ली। अब हम देखते हैं कि हमने रेंट्स पे कितने किए हैं। पहला रेंट हमने पे किया है, करना है 30 सितंबर 2019, 1,20,000 रुपए का किराया। 1,20,000 रुपए का किराया पे करना है हमने 30 सितंबर 2019। क्या 30 सितंबर 2019 मेरी मौजूदगी में आएगा? क्या ये 1,20,000 रुपए की पेमेंट मेरे गले में आएगी? मैंने भरनी है। यस, करेक्ट। क्योंकि ये हमारे ही साल के अंदर पेमेंट फॉल कर रही है। तो एक हम पेमेंट करेंगे 1,20,000 रुपए की। दूसरी पेमेंट 1,20,000 रुपए की, ये कब होगी? 31 मार्च 2020 में। क्या ये भी मैं भरूंगा? ठीक है, ये भी मैं भरूंगा। और ये पेमेंट है, ये भी 1,20,000 की पेमेंट है। तीसरी पेमेंट है 1,32,000 रुपए की। ये होगी 30 सितंबर 2020 में। और मैं खत्म कहां पे हो रहा हूं? 30 जून 2020 पे। क्या 30 सितंबर 2020 भी मेरे गले में आएगा? करेक्ट नहीं, ये आएगा मेरे जाने के बाद। दैट मीन्स मैं पेमेंट कितनी करूंगा? 2,40,000 रुपए की। बाकी पैसे मैं छोड़ के जाऊंगा। जो अगला साल आएगा उसको भुगतनी पड़ेगी। आंसर कितना बन रहा है? 2,66, सॉरी खाली 66। जुबैर ने कहा है 66,000 का आंसर है। प्लीज वेरीफाई। रहमान, 60,000 प्लस 246,000 माइनस 240,000, तो 60,000 पुराने हैं, 6,000 ये हो गए, 66 ही हो गए डेफिनेटली। ठीक हो गया। सो टाइम इज ओवर। आज के लिए इतना ही। मजीद हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे।